वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VSNIS की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एक लेसन आ चुकी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे तीन टॉपिक को कवर किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल के साथ। देन यहाँ पे रेस्ट ऑफ द टॉपिक को भी मैं कवर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को VSNIS के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ से जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2021 ये अमेंडमेंट बिल है जिसको कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये जो बिल है इसमें कौन सी यहाँ पे आप जो कानून है उसको अमेंड किया जाएगा। तो ऑलरेडी है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन दोनों में कुछ प्रोविजंस है जिसको यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो चलिए ये बिल आपका पास हो गया है पार्लियामेंट से, लेकिन जब प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाएगा तब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कानून आ जाएगा तो फिर उसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका थोड़ा समराइज करके मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तो इसे देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यहाँ पे प्रोवाइड क्या किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि एलोकेशन ऑफ सीट्स है, साथ ही डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिसमें इलेक्शन होनी है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होती है तो वहाँ वहाँ आपका जो बाउंड्री है उसको यहाँ पे डिलिमिट किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे होती है जो कि बताती है कि एक क्षेत्र में या फिर एक राज्य में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, इट मीन्स कि कितने वोटर्स हैं जो कि क्वालिफाई हो गए हैं इस तरीके के इलेक्शन के लिए, और इलेक्टोरल रोल्स जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है इस कानून के थ्रू। बट क्या डिफरेंस है यहाँ पे 1951 को लेकर। तो एक्चुअली आप देखो कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इट मीन्स कि जो लोकसभा है, उनके इलेक्शन को जो कंडक्ट कराया जाता है, और साथ ही साथ जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है हर एक राज्यों की, उनकी जो इलेक्शन कंडक्ट होती है वो किस कानून से होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। 50 में क्या है कि वोटर्स वगैरह कौन है, डिलिमिटेशन करना है, एलोकेशन करना है सीट्स का, या फिर जो प्रिपरेशन करनी है इलेक्टोरल रोल्स का, वो सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स कि इलेक्शन के पहले का जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो 1950 में है, लेकिन जो इलेक्शन करना है एक्चुअली चाहे वो लोकसभा का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो हमारा 1951 के तहत होता है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन अगर हम लोग मेंबरशिप का देखें तो ये भी आपका इसी कानून से होता है कि बहुत आप देखो हाउसेस से जो है बहुत सारे मेंबर्स को क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी जाती है, साथ ही बहुत सारे लोगों की डिसक्वालिफिकेशन भी हो जाती है, उनको यहाँ पे हटाया भी जाता है। तो वो सारा काम भी 1951 के तहत होता है। साथ ही करप्ट प्रैक्टिसेस है, अदर ऑफेंसेस है, और साथ ही कनेक्शन आप देखो कि इस तरीके के इलेक्शन से अगर हो गया किसी भी तरीके का, अगर इलेक्शन में आप देखो करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत सारे चलते हैं, तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या फिर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी डील की जाती है 1951 के कानून के द्वारा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 1950 और 1951 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए इस कानून में, क्या क्या प्रोविजन है वो देख लिए, लेकिन कहाँ कहाँ यहाँ पे आज के डेट में प्रोविजन है और क्या क्या चेंजेस लाने की बात की जा रही है, ये सब हम लोग बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे आप देखो कि एरिया कहा जा रहा है वो एरिया जहाँ पे इलेक्टोरल रोल का जितना भी डेटा है उसको आधार से लिंक करना है, ठीक है। और ये चीज़ें लिखी गई है 1951 के यहाँ पे सेक्शन 23 में। अब आज के डेट में क्या है, तो 1950 के कानून के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पर्सन जो है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को अप्लाई कर सकते कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में, जहाँ से भी वो यहाँ बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते, तो इलेक्टोरल रोल में एटलीस्ट उनका नाम आना चाहिए। सेकंड है कि वेरिफिकेशन के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होते हैं तो एप्लीकेंट को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है, फिर उनको जो है एप्लीकेंट नेम जो है वो दिया जाता है और उनका नाम इस तरीके से इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाता है। बट अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो जिस इंसान का यहाँ पे नाम इंक्लूड कर रहे हैं उनको वो आधार कार्ड ले और आधार नंबर से वो लिंक करे। साथ ही अगर नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है तो आधार नंबर में जो है वो ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी, और पर्सन जिनको कि यहाँ पे डिनाइड कर दिया गया है, इट मीन्स कि उनका ऑलरेडी पहले से ही है या फिर उनको डिनाई कर दिया गया है कि उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा या फिर उनका नाम डिलीट कर दिया गया, तो अनेबल है कि वो यहाँ पे आधार नंबर दे, क्योंकि सफिशिएंट कॉज है कि वो जो भी सफिशिएंट कॉज होगा वो उनको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अब नया क्या किया जा रहा है कि एवरी लोगों के नाम जो है वो इंक्लूड नहीं कराए जा रहे, अब लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है विद आधार कार्ड, ठीक है। सेकेंड है कि क्वालिफाइंग डेट, इनरोलमेंट का अगर आप देखोगे इलेक्टोरल रोल में तो क्वालिफाइंग डेट जो यहाँ पे दिया जाता है, तो उसके लिए अभी क्या है कि 1950 के कानून के अकॉर्डिंग आप देखो तो जो क्वालिफाइंग डेट है इनरोलमेंट का इलेक्टोरल रोल में, तो वो 1 जनवरी है, ठीक है।
और इससे क्या है कि कोई भी पर्सन अगर उनकी एज अगर 18 ईयर्स हो चुकी है, एलिजिबल है कि वो यहाँ पे वोट करेंगे 1 जनवरी के बाद, तो उनको यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में जो है सिर्फ तभी यहाँ पे इनरोल करना होगा जब रोल प्रिपेयर्ड हो गया होगा या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो रिवाइज हो रहे हैं। मान लीजिए कि इस बार 2022 में 18 ईयर्स हो चुका है आफ्टर 1 जनवरी, तो अब क्या है कि उनको यहाँ पे अधिकार तभी मिलेगा राइट टू वोट का जब उनका इलेक्टोरल रोल जब प्रिपेयर्ड हो रहा है तो उसमें उनका नाम होगा, या फिर अगले साल अगर कभी भी इलेक्शन होगी तो उसमें उनका नाम होगा, तभी उनको यहाँ पे हक दिया जाएगा कि अब आपके पास वोट करने का अधिकार है। ये चीज़ें प्रेजेंट है आज के डेट में। अब इसमें चेंज क्या करना है? चेंज करना है कि यहाँ पे 4 क्वालिफाइंग डेट देना है। अभी तक सिर्फ 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी अगर नहीं हुआ तो आप सोचो लोगों को फिर से वेट करना पड़ता था नेक्स्ट 1 जनवरी का। तो 18 ईयर्स ज़रूरी थोड़ी है कि किसी का भी 18 ईयर्स पूरे साल कंप्लीट हो रहा है तो उनको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही डेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 डेट दिया जा रहा है, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 यहाँ पे जनवरी एंड 1 अक्टूबर। सो ये एक नया तरीका है जिससे कि लोगों को 1 साल का वेट ना करना पड़े। राइट टू वोट का अधिकार है उनका, जैसे ही वो 18 ईयर्स के हो जाते तो यहाँ पे 4 डेट यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। थर्ड है कि जेंडर न्यूट्रल जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि 1950 के कानून के तहत ये परमिट किया गया कि कुछ जो लोग हैं जो ऑर्डिनरी यहाँ पे रेसिडेंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्डिनरी रह रहे हैं, तो वो इलेक्टोरल रोल में तो रजिस्टर्ड है ही। तो इस तरीके के पर्सन जिसमें कि सर्विस क्वालिफिकेशन वो होल्ड किए, तो इस तरीके के जो मेंबर है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है, तो जो कि इंडिया से बाहर है, तो उनको भी यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि वो भी यहाँ पे वोट देते हैं। साथ ही आप देखो इस तरीके के पर्सन की जो वाइफ्स होती है ना, उनको भी यहाँ पे ऑर्डिनरी कहा जाता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्डिनरी ही रह रही है। 1951 का जो कानून है वो क्या कहता है कि जो लोग यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जिनको कि इंडिया से बाहर अगर नौकरी दी गई है, तो उनकी जो वाइफ है ना, वो अगर यहाँ पे आप देखो कि वोट कर सकती है इन पर्सन या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उनकी वाइफ को ये अधिकार दिया गया है कि या तो आप जाकर जो है पोलिंग बूथ में वहाँ पे जाकर आप वोट दे दो, या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोट दे दो। तो ये 1951 में था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बिल है इसमें एक टर्म है वाइफ, तो वाइफ को यहाँ पे रिप्लेस करके स्पाउस लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे आपके मेल पार्टनर का अगर प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल ही यहाँ पे ऐसा कर सकती है। ऐसा क्यों है? आज की डेट में आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी फीमेल है जो कि इंडिया के बाहर वो जॉब करती है, तो अगर उनके हस्बैंड यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं, तो उनको भी अधिकार होना चाहिए ना कि वो इन पर्सन जाकर वोट करे या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करे। तो जेंडर न्यूट्रल की ज़रूरत यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है वाइफ को, उसको डिलीट करके उसको रिप्लेस करके आपका स्पाउस से यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रेट आइडिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिक्वेजिंग ऑफ प्रीमिसेस फॉर इलेक्शन पर्पस, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि अभी क्या था कि 1951 के कानून के तहत यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिट किया गया था कि जो रिक्विजिशन प्रीमिसेस है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखो कि इसको पोलिंग स्टेशन जैसा भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो बैलेट बॉक्सेस है उसको भी स्टोर करने के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे आप देखो पोल कंडक्ट होने के बाद, जितनी भी वोटिंग वगैरह करना है उसको कंडक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है कि जो बैलेट बॉक्सेस है उसको स्टोर करना होता था, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, पोलिंग स्टेशन की ज़रूरत होती थी। बट अब यहाँ पे क्या है ना कि इस बिल में ये कहा गया है कि इस तरीके के प्रीमिसेस को यहाँ पे पूरा करने के लिए जो पर्पस है उसको रिक्वेशन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि आप देखो कि काउंटिंग वगैरह भी होगा, अगर वोटिंग मशीन को स्टोर करना है तो वो भी करना है, वो भी यहीं पे होगा। पोल रिलेटेड मटेरियल्स होंगे, एकोमोडेशन है सिक्योरिटीज़ फोर्स के और पुलिंग पर्सनल की, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे आपका ऐड ऑन किया गया है। तो ये 4 एरिया जहाँ पे अमेंडमेंट करना है। अब इस बिल का कुछ फ़ायदा देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जो बोगस यहाँ पे वोटिंग है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्टोरल रोल के डेटा को आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे आप देखो कि एक ही लोग 2-4 बार अगर वोट देते हैं, या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आकर वोट देते हैं, या गलत तरीके का यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है, सेम पर्सन ही डिफरेंट प्लेस में जाके वोट देते, तो अब ये नहीं हो पाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो इलेक्टोरल रोल है वो भी क्लीन हो पाएगा एक ग्रेटर एक्सटेंट, और यहाँ पे इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन है वो फैसिलिटेट हो पाएगा लोकेशन में। जो भी यहाँ पे ऑर्डिनरी अगर तरीके से रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे बेटर तरीके का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। सेकंड की जो एसेसिबिलिटी है वोटिंग का वो इम्प्रूव हो पाएगा। अगर 2 डेटाबेस को लिंक करते हैं तो इससे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे आसान हो जाएगा कि माइग्रेंट वर्कर को वो ट्रैक कर सके, साथ ही अपनी इलेक्शन जो पार्टिसिपेशन है उसको वो इम्प्रूव कर सके।
नेक्स्ट है कि मल्टीपल कट ऑफ डेट्स है। जनवरी 1 जो है वो कट ऑफ डेट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ जो है वो डिप्राइव हो जाते हैं कि उनको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 तरीके का डेट जो प्रोवाइड किया गया है उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। जेंडर न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या है कि आर्मी मैंस की जो वाइफ है उनको यहाँ पे इनरोल किया जाता है एज अ सर्विस वोटर, बट वुमेन आर्मी जो ऑफिसर हस्बैंड है वो नहीं किया जाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बट अब इस बिल में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है मेल स्पाउस को लेकर, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही है। तो ये सिग्निफिकेंस है इस बिल में, काफ़ी अच्छे तरीके का यहाँ पे प्रोविजन ऐड ऑन किया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हर कुछ तो हैप्पी नहीं होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या नेगेटिव पॉइंट है? डिस्क्रिशन है, यानी कि इलेक्टोरल ऑफिसर्स की यहाँ पे पूरी तरीके से मनमानी चलने वाली है कि वो क्या करना चाहते हैं, किसका यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो लिंक करेंगे नहीं करेंगे। तो पूरी तरीके से पावर यहाँ पे जो है इलेक्टोरल ऑफिसर्स को दे दिया गया है। साथ ही आप देखो कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स कि जो सरकार की प्रोएक्टिव है तो वो इंश्योर करे कि रजिस्ट्रेशन जो इलेक्टोरल रोल्स में हो रहा है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को वो यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। बट अब ये बर्डन जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है कि आप अपना नाम को आधार के साथ लिंक कराइए। इट मीन्स कि आपके पास एक प्रूफ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे रिस्क भी है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का। इट मीन्स कि अगर आधार को हम लोग यूज़ कर रहे तो यहाँ पे यूज़ करें इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने के लिए कि जो भी रिस्क है, यानी कि लोगों को यहाँ पे जो वोट करने का अधिकार दिया गया है तो उसका यहाँ पे आप लोग देखो स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी हद तक बाहर रह जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। काफ़ी गलत भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। इसका इंक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन होगा, इंक्लूड किया जाएगा फिर बाहर निकाला जाएगा। तो एक जो कास्केडिंग इफेक्ट आपको इलेक्टोरल डेटाबेस में होता है वो ऐसा हो सकता है कि निकालना, बाहर रखना। इट मीन्स कि कोई इंसान पहले ही लिंक करा चुका है, अगर वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लिंक कराना चाहे तो फिर उनका जो है इस तरीके से डेटा जो हर एक जगह एक इंसान का नाम अवेलेबल है तो उस चीज़ को डिलीट करना, निकालना, फिर इंक्लूड करना नए लोगों का, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। एक लैटिन अमेरिका के स्टडी से पता चला है कि जो कंट्रीज़ में यहाँ पे सिंगल फॉर्म आईडी है तो उनमें बहुत कम सिटीजन्स है जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक आईडी का प्रूफ रख दिया गया। बहुत सारे लोगों का तो आधार भी नहीं बना है अभी तक, तो फिर वो तो ऐसे ही बाहर रहेंगे कि जिनका आधार नहीं बना है उनको तो लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2015 में ही यहाँ पे कुछ एक मीडिया रिपोर्ट है उनके द्वारा हाईलाइट्स किए गए थे कि बहुत सारे लैक ऑफ वोटर्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो कि अभी भी बाहर है इलेक्टोरल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही आईडी को क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, और भी आईडी को इंक्लूड कर सकते कि लोगों के पास और भी आईडी हो तो उससे वो देखा जा सके। तो आधार जिसके पास नहीं है तब तो वो ऐसे भी समझो कि आप बाहर ही हैं। साथ ही पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोफाइलिंग भी है, क्योंकि आप देखो कि इलेक्टोरल आईडी को अगर आधार नंबर से लिंक करते तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा कि वहाँ पे वोटर्स को ट्रैक करे कि कौन कौन से वोटर्स है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं। तो फिर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे मिसयूज़ होता है, लोग जो है पैसे वगैरह दे के, सामान वगैरह दे के वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये भी है कि पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग भी होगी। पास्ड इन हेस्ट होगा। ये जो आपका बिल है इसको बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि बहुत सारी जो अभी बिल आ रही है उसमें बहुत सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं हो रहा है। कमेटी की जो है वहाँ पे बैठक नहीं हो रही है, कमेटी के पास तक बहुत सारे रिपोर्ट नहीं जा रहे, क्योंकि कमेटी के पास रिपोर्ट जाती है तो कमेटी उसे रीड करती है, उसकी बेसिस पे रिकमेंडेशन देती है। तो ये सारा काम नहीं हो पा रहा है। अदर इश्यूज़ अगर हम लोग देखें आधार को यूज़ करने में, तो आधार प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो वेलफेयर पर्पज़ जो है उसके बियॉन्ड जाके यूज़ किया जा रहा है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार जजमेंट में कहा गया था। यहाँ पे आधार एक्ट है जो कि यहाँ पे मनी बिल के जैसा इसको पास कराया गया। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जो भी कानून को अगर पास कराना ही है, क्योंकि मनी बिल के जैसा इसको पास कराए, तो मनी बिल आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत है और मनी बिल को कौन यहाँ पे पास करते हैं, और साथ ही साथ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या दो डिफरेंस ये आपको बतानी है। तो यही बात है कि मनी बिल के लिए को रख के ही पास कर दिया जाए, क्योंकि मनी बिल में आपको पता है कि प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होता नहीं है, बस राज्यसभा के पास 14 डेज़ तक ये बिल चली जाती है। उसके बाद जो है उनको रिकमेंडेशन देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। इसको यहाँ पे लोकसभा मानते नहीं है, तो इसलिए आधार एक्ट को मनी बिल जैसा पास कर दिया गया। फर्दर आप देखो कि आधार जो था सिर्फ एक ऐसा मात्र है जो कि एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ना कि एड्रेस प्रूफ है। तो इलेक्टोरल रोल्स की जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है 1960 का जो ये कानून है, इसमें साफ साफ लिखा है कि की इंडेक्स का जो एड्रेस है ना इलेक्टोरल रोल्स के लिए वो यहाँ पे दिखना चाहिए। अब आधार का मतलब ये तो नहीं है कि ये सिटीजनशिप प्रूफ है। अब देखिए ये भी एक स्टेटमेंट बना था आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आधार से सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होती है, आपका जो है नागरिकता यहाँ पे प्रूफ नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वोटर लिस्ट का और जो आधार का है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है।
आप देखो आधार का जो इनरोलमेंट है वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर ही यहाँ पे बेस्ड है। वोटर इनरोलमेंट की बात करूँ तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, हाउस विजिट होता है, यानी कि लोग जो है वो ऑफिस तक आते हैं, उनकी यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है और साथ ही साथ कुछ लोग जाते हैं घर में तो उसको वेरीफाई किया जाता है। तो दोनों का जो इनरोलमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। साथ ही मेंटेनेंस है वोटर लिस्ट का, तो वो ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी आपको बताना है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वहीं अगर UIDAI की बात करूँ तो ये सरकार के कंट्रोल में है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आपको ये पता है कि कोई कंट्रोल नहीं है कि वो यहाँ पे इनरोलमेंट कर सके। साथ ही अगर डुप्लीकेशन भी हो रहा है आधार में तो उस चीज़ को भी ये हटा सके, ऐसा कोई इनके पास पावर नहीं है। साथ ही यहाँ पे कोई भी पब्लिसिटी अवेलेबल रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है ऐसा भी नहीं है। इधर अगर हम लोग देखें तो आधार डीडुप्लीकेशन की एफिशिएंसी को लेकर देखें या फिर ऑथेंटिसिटी को लेकर देखें जो आधार डेटाबेस का है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है, और जो चीज़ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस सारी चीज़ों को समझना। तो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन पावर दे दी गई है इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, बर्डन जो प्रूफ का है वो शिफ्ट हो चुका है, यानी कि इंडिविजुअल के पास यहाँ पे अब बर्डन है कि आप अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूफ कराइए। साथ ही यहाँ पे लोगों को वोट देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको कुछ ऐसे भी पता नहीं होता। पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग की यहाँ पे बेनिफिट की बात की जा रही है, और जिस तरीके से बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल आप देखो कि बहुत ही तेज़ी से पास किया गया है। साथ ही अदर पर्पस भी है, यानी कि आधार को यूज़ करने का, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आप देखो कि आधार को जो, क्योंकि आधार जो है वो कम्प्लीटली आप देखो कि वोटर लिस्ट और आधार में यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जो कि देखना होगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी अबव मेंशन्ड जो कंसर्न है उसको ध्यान में रखना होगा, और इसी हिसाब से एक सुटेबल इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है जब इस तरीके के कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उससे पहले ही, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन लॉ है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। फर्दर यहाँ पे कुछ ट्रिकी और कंटेंशियस नेचर ऑफ इश्यूज़ जो है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि एक एडुकेट डेटाबेस की डिबेट की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है, जो कि ओवर एम्फेसाइज ना किया जा सके। तो यही बात है कि जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक रह गया है, बहुत सारे पॉइंट्स को तो पकड़ा गया है कि चलिए ठीक है ये सारी जगह पे यहाँ पे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, बट स्टिल बहुत सारी जगह ऐसे बचे हुए हैं जिसको कि अभी भी ध्यान में लाना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। अब आते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ। बात यहाँ पे हो रही है कि कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा एक कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 ये पास किया गया है, और इसको कहा जा रहा है कि एंटी कन्वर्जन बिल है। इस बिल को अब कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल तक यहाँ पे पहुँचाया गया है, तो देखते हैं कि ये कानून बनता है कि नहीं। अब इस बिल में क्या फ़ीचर है, सबसे पहले है कि प्रोहिबिशन, यानी कि जो एक रिलीजन से लोगों को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता है, इट मीन्स कि मिस रिप्रेजेंटेशन की जाती है या फिर फोर्स करके या फिर धोखा दे के या फिर शादी के बाद यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात की जाती है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना है। साथ ही यहाँ पे एक लोग को एग्जाम्प्ट भी किया गया है कि वो रिकन्वर्ट हो जाए, वो भी इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन में। जैसे कि मान लीजिए कि एक रिलीजन है, उसमें उससे आपने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर आप लोग जो है अपने जो ओरिजिनल रिलीजन है उसी में आप कन्वर्ट हो गए, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट माना गया है, यानी कि ये छूट है, इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं होगी कि अगर आप लोग वापस से अपने रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हो तो वो हो सकते हैं। अब इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा रखा गया है, अपराध जो है वो कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है। इट मीन्स कि कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि अगर कन्वर्जन हो रही है रिलीजन में तो ये एक ऐसी अपराध है जिसमें कि वारंट की ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बिना वारंट भी आपका यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, जिसे कॉग्निजेबल कह रहे हैं, और इसमें बेल भी नहीं मिलता है। पेनल्टीज़ क्या है, जेल टर्म होगा और फाइन होगा, इन दोनों को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। ओके, साथ ही आप देख सकते हो कि स्टेट्स जिसमें कि एंटी कन्वर्जन कानून है, तो कर्नाटक ऐसी पहली राज्य नहीं है। इससे पहले आप देखो कि एटलीस्ट 9 स्टेट है जिसमें कि इस तरीके का आपका कानून है, जैसे कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी। ये कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसा रखा गया है कि कन्वर्जन अगर करते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में तो उसमें यहाँ पे कार्यवाही होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का कानून जो है हमारे देश में कैसे आ गया। अगर इंडिपेंडेंस से पहले देखें तो यहाँ पे हिंदू प्रिंसली स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1930s और 40s के दौरान, कि वो अपने रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनके इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये काम नहीं करना है।
एग्जाम्पल आप देख सकते हो जिसमें कि रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट है, पटना फ्रीडम रिलीजियस एक्ट है 1942 का, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट है। तो ये सारे कुछ कानून आए थे जो कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता के पहले ही आपको देखने को मिलेगा। फेल्ड अटेम्प्ट अगर हम लोग नेशनल लेवल पे देखें तो क्या क्या ऐसा हुआ है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो एंटी कन्वर्जन कानून है वो काम नहीं कर पा रहा है। 1954 में क्या है कि इंडियन कन्वर्जन बिल है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था। 1960 में यहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये सारे ऐसे बिल है जो कि कानून नहीं बने। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है एंड ये सब फेल्ड हो गए क्योंकि पार्लियामेंट्री सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला सही तरीके से। ठीक है, फिर अगर देखें कि करंट स्टैंड क्या है, आज के डेट में क्या है, तो 2015 में जो लॉ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये मैटर पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट का है और यहाँ पे जो कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के टेनेंट्स के हिसाब से करना है। इसका मतलब कि एंटी कन्वर्जन जो कानून है ना, ये कम्प्लीटली राज्यों के ही अधीन आता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। अब देखते कि ये जो कानून आ रहा है, एक तो 9 राज्य में ऑलरेडी है, यहाँ पे कर्नाटक मिला के 10 राज्य हो चुके हैं, तो ये कितना रैशनल है। सबसे पहले है कि यहाँ पे आप देखो ना कि फियर ऑफ चेंज इन डेमोक्रेसी है। एंटी कन्वर्जन जो कानून है ना, ये एक रेमेडियल मेजर्स है जो भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। ऑब्वियस है, आप देखते हो कि बहुत सारे जो है एक धर्म में शादी करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का यहाँ पे प्रेशर करते हैं, या फिर लोग यहाँ पे फ्रॉड करके या फिर माइंड वॉश करके इस तरीके का यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो इससे कई तरीके के यहाँ पे चैलेंजेस निकल कर आती है। सेकेंड, यहाँ पे आप देखो कि नॉट ब्लैंकेट बैन ऑन प्रोहिबिशन, जो रोका जा रहा है ना, क्या पता कि लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं क्योंकि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है। तो एक इंसान अगर अपने धर्म को बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसको कहीं से भी एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए। साथ ही रिलीजियस फ्रीडम को स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि आप देखो हमारे संविधान में अंडर फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है, उसमें आर्टिकल 25 है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि हाँ रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और अदर फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी प्रोविज़न दिया गया है फोर्स्ड और इंड्यूस्ड कन्वर्जन का, यहाँ पे एक नेसेसरी सेफगार्ड होना चाहिए कि हम लोग कैसे रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आप देखो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली डिबेट है, ये भी एक बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखें तो सरदार पटेल जो है उनके द्वारा कुछ कंसर्न एक्सप्रेस किए गए थे, वो भी फोर्सफुल कन्वर्जन का, बट बाद में जाके ये एक मोरल बेस बन गया। ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं रही और फिर एंटी कन्वर्जन कानून इस तरीके से आते गए। हर एक राज्य जो है अपने हिसाब से अगर कोई भी ऐसी बात होती थी, ऐसा कोई इशू होता तो वो कानून लेकर आ जाते। ठीक है, अब देखते कि एंटी कन्वर्जन जो लॉ है उसमें क्या इशू है। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपका पहले कौन सा धर्म था, अब कौन सा धर्म है। क्या कहीं ये मेंशन होता है, रिलीजन मेंशन होता है? कहीं पे भी नहीं। कोई भी आपका, आप आधार ले लो, पैन ले लो, कोई भी कहीं पे भी ये हिंदू नहीं होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ है। अब नाम में क्या रखा है, आप तो कुछ भी अपना नाम बता सकते हो, आप उस तरीके का अपना आईडी वगैरह भी गलत बना दोगे तो फिर पता भी तो नहीं चलेगा ना कि हाँ एक्चुअल रिलीजन आपका क्या है। तो सबसे पहली बात ये है। सेकंड है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट की यहाँ पे कमी है, यानी कि आर्गू किया जा रहा है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, यानी कि दोनों तरफ से डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्रिंज, तो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट जो कन्वर्ट है वो यहाँ पे एक रिलीजन को ही फेवर करेगा ऊपर दूसरे, यानी कि जैसे ऑलरेडी आप जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, अगर आप दूसरे में कन्वर्ट होना चाहोगे तो फिर आपके यहाँ पे रिलीजन को फेवर किया जाएगा। एक डर का यहाँ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था ना कि बहुत ही रेयर इंस्टेंस होता है प्रोसिक्यूशन का और अरेस्ट का। अगर आप देखो एंटी कन्वर्जन लॉ है, किसी ने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का और अरेस्ट का जो यहाँ पे डर है वो बहुत रेयर होता है। लोग जो है यहाँ पे आप देखो कि डरते नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है डर का। साथ ही वेग नेचर है, वाइड स्कोप है, यानी कि जो टर्म यहाँ पे आपका इस कानून में देखने को मिलेगा कि फोर्स मतलब कैसा फोर्स, फ्रॉड यानी कि किस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है, ये सब जो है लूजली डिफाइंड है, सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही आप देखो कि मिस रीडिंग ऑफ लॉज है, जिसके कारण क्या होगा, तो फिजिकल अटैक होगा और रॉन्गफुल कन्वर्जन्स जो है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें भी आप देखो फिजिकल अटैक होगा। अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये मोस्ट इंटीग्रल पार्ट हो गया ह्यूमन नेचर का। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे ग्रॉस वायलेशन देखने को मिलेगा ह्यूमन राइट्स का। तो अगर इस तरीके का हो रहा है कि लोग जो है, एक तरफ हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरी तरफ अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अगर चाहते हैं दूसरे रिलीजन को मानना, तो यहाँ पे फिर हम लोग कानून के तहत उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट भी है जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आर्टिकल 18 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 18 है जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का है।
तो ये सारे जो यहाँ पे इंटरनेशनल कानून है उसमें भी कुछ आर्टिकल है जो कि ये कहती है कि हाँ, लोगों के पास ये एक फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही एंटीथिकल है जो कि फोर्स फ्रीडम का, जो कि इस प्रोविज़न के थ्रू जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हिंदू लॉ के तहत, तो उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत यहाँ पे जो फ्रीडम ग्रांट किया गया ये भी उस हिसाब का है नहीं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कुछ कंसर्न है प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को लेकर, जो कि यहाँ पे दूसरे अगर रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं तो ये उनका प्राइवेसी का मैटर है, इसमें क्यों दखल अंदाजी करना। किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी है कि अगर वो चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि दो अगर यहाँ पे कपल है, अगर ये दूसरे रिलीजन के ये दूसरे रिलीजन के, अगर वो लोग एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन में बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है एंटी कन्वर्जन लॉ का, ये 4 राज्य में आपको देखने को मिलेगा, जैसे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पेंडिंग है, बट कोर्ट के द्वारा एक एग्री है कि वो यहाँ पे वैलिडिटी जो इस तरीके का कानून है ना उसको ये यहाँ पे एग्री करे, और साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्यूज़ करे कि इस तरीके के काम में स्टे लगाना। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक इन सारे राज्यों की जो यहाँ पे मंशा है, इन सारे राज्यों की जो यहाँ पे कन्वर्जन लॉज है उनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया। तो पेंडिंग में रखा जाएगा तो फिर काम कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी बात रही, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीगल चैलेंजेस क्या है, अगर एंटी कन्वर्जन कानून आता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी। एक यहाँ पे बहुत फेमस कानून है, यहाँ पे आपका केस है जिसे कहते हैं कि रेव सैतनिस लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। यहाँ पे क्या था ना कि पहले जो एंटी कन्वर्जन स्टैट्यू था मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ठीक है, दोनों जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑन द ग्राउंड कि वो यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसे कन्वर्जन जो है उसको रिस्ट्रेन कर सके। और इससे होगा क्या कि पब्लिक ऑर्डर के थ्रू, आप देखो कंसाइज के थ्रू, यहाँ पे जो फ्रीडम है वो भी सिक्योर रहेंगे। फ्रीडम टू प्रोपेगेट है, यानी कि ऐसा भी कहा गया है हमारे आर्टिकल में कि एक रिलीजन को हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और वो भी आर्टिकल कौन सी है, 25 है। सेकंड है कि यहाँ पे आप देखो एंटी कन्वर्जन एक्ट है, जो कि यहाँ पे इंट्री 1 जो है यहाँ पे, और साथ ही लिस्ट 2 जो है यहाँ पे 7th शेड्यूल का, उसके तहत इसको रखा गया है। तो एंटी कन्वर्जन आपको एक्ट पता करना है तो ये भी पता करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंट्री 1 है लिस्ट 2 का, और यहाँ पे आपका 7th शेड्यूल है, जिसमें कि डिस्टर्बेंस जो पब्लिक ऑर्डर को हो रहा है इस तरीके का एंटी कन्वर्जन लॉ से, या फिर लोग जो है अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आपका अवॉइड किया जाएगा। सरला मुगडल केस है 1995 का, बहुत ही फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो कन्वर्जन करना है इस्लाम में वो वैलिड नहीं है, अगर ये तभी किया जाएगा जब यहाँ पे पॉलीगैमी यहाँ पे एबल है, यानी कि आप जानते हो कि कुछ कुछ ऐसे भी आपका रिलीजन है जिसमें कि एक शादी नहीं 2-4 शादी भी वैलिड होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 2-4 शादी हो रही है, पॉलीगैमी हो रही है, तो इसी केस में आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इस्लाम में कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये जो पोजीशन है फिर से ये रिफॉर्म किया गया है एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, और जो कि लिली थॉमस केस 2000 था, तो उसी में ये इसको फिर से चेंज किया गया। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जिसमें ये कहा गया कि हमारी जो एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो यहाँ पे हाईलाइट करती है कि कैसे हम लोग को पनिशमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, और पनिशमेंट भी किस पे, तो ऊपर वायलेंस के ऊपर, थ्रेट के ऊपर, जो डराया धमकाया जा रहा है उसके ऊपर। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हम लोग देख लिए। एम चंद्र वर्सेस एम थंगामुत्तू एंड अदर्स 2010 है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो कन्वर्जन है उसको प्रूव किया जा रहा है तो उसको टेस्ट भी करना है। पहली बात यह है कि कन्वर्जन करना है, और सेकंड है कि जो कम्युनिटी है उनको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई इंसान अपने धर्म परिवर्तन को करता है और दूसरे धर्म में जाता है तो उस धर्म के कम्युनिटी, उस धर्म के रहने वाले जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करें। इसके बाद आप देखो कि गा आरिफे अलियास आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त शर्मा है, और फ़हीम अहमद वर्सेस मविया 2011 है। इसमें यह कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है यहाँ पे आप देखो कि रिलीजियस कन्वर्जन है, जो कि किसी भी चीज़ को यूज़ करके इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो प्राइमरी रीज़न है वो कन्वर्जन है। ओके, तो कन्वर्जन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अगर गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाए तो उनको यहाँ पे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरीके का प्रावधान आपको इस कानून के तहत देखने को मिला है। तो अभी हमने देखा कि एंटी कन्वर्जन होता क्या है, उसके बाद इशू क्या है इसमें, साथ ही कंक्लूजन क्या है, इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर ये टॉपिक आपको लिखने भी आता है तो आप आराम से यहाँ पे लिख सको, इस हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं सैक्रिलेज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक लिखा गया है सेंटर को कि वो स्टेट की बिल को जो है वो एसेंट दे, और पर्सन जो जिनका यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलीजियस स्कल्पचर्स ऑफ 4 रिलीजन का, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ तो सुनवाई करे। तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट प्रपोज करने के लिए कहा गया है
कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं 4 धर्म के, उनको तोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे राज्यों की जो बिल है उसको यहाँ पे असेंट देने की बात की गई है। अब जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इसलिए लाया जा रहा है कि जो सैक्रिलेज इंसिडेंट हमें देखने को मिला अमृतसर में, जो होली सिख टेम्पल है उनको उन पे आप देखो कि इस तरीके का जो है सैक्रिलेज इंसिडेंट्स देखने को मिला। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बहुत सारे, जैसे आप देखते हो कि टेम्पल क्या है कि बहुत पवित्र है, जगह है, सैक्रेड प्लेस है, तो उसका मिसयूज़ करना, वहाँ पे सही तरीके से नहीं एक्ट करना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का कानून लाने की बात की जा रही है। पंजाब विधानसभा जो 2018 में थी, उनके द्वारा एक इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 यहाँ पे आपका पास किया गया है कि स्टेट जो है अपने हिसाब से जो आईपीसी की कुछ पार्ट है और सीआईपीसी की कुछ पार्ट है उसको यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं लोकल प्रैक्टिसेस और सर्कमस्टांसेस के लिए। साथ ही इस बिल में आप देखो कि पनिशमेंट भी दी गई है लाइफ इम्प्रिजमेंट का। जो भी यहाँ पे अगर कोई भी हॉली प्लेस हो, हॉली बाइबल हो, भगवत गीता है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है, इनको अगर यहाँ पे डैमेज करते हैं, इंजरी करते हैं या फिर यहाँ पे मिसयूज़ करते हैं तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सैक्रिलेज के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इसको ब्लास्फेमी भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस को इस तरीके से ट्रीट करना जैसे इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो डिज़र्व करते हैं। जैसे बहुत सारी जो यहाँ पे आपका टेम्पल हो गए, मस्जिद हो गए, सब आप देखो चर्च वगैरह हो गए, सब में बहुत रिस्पेक्ट है, एक सैक्रेड प्लेस है। अगर उसका आप मिसयूज़ करते हो और उसका आप मतलब अपमान करते हो तो इसको ब्लास्फेमी कहेंगे। अदर दूसरे कंट्री के नहीं हिसाब से देखें, जो पाकिस्तान है, तो इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है, हम लोग हर एक धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पे हर एक रिलीजन्स को हम लोग जो है ब्लास्फेमी कानून के थ्रू यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करते हैं। इवन आप देखो हमारे इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 295 है, 295A है, 296 है, 297 है, 298 है, जो कि आज के डेट में ब्लास्फेमी जो इंसिडेंस है इसको डील करती है। 295 सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि पनिशमेंट के साथ इसको डील किया जाता है कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली अगर किसी भी धार्मिक चीज़ों को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 295। 295A कहते हैं कि पनिशमेंट मिलेगा अगर यहाँ पे पर्सन किसी भी तरीके का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करे या फिर लिख कर जो है इस तरीके का अपमान करे, साइन करे, या फिर यहाँ पे विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो जिससे कि यहाँ पे जो भी रिलीजियस है, रिलीजियस धार्मिक जो सेंटिमेंट है वो इंसल्ट हो या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे इंसल्ट हो, हर्ट हो, तो फिर यहाँ पे आपका पनिशमेंट मिलेगा 295A के तहत। तो 295 में क्या है कि अगर कोई भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को आप डैमेज करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो तो वो 295 है। 295A में क्या है कि अगर ये चाह कर ऐसा कर रहे, जानकर आप जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको इंसल्ट और हर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 295A है। कंसर्न अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका यहाँ पे निकल कर आया है ब्लास्फेमी लॉज जैसा, जिसको कि यहाँ पे इंडिविजुअल के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ कर सके। और साथ ही साथ वे फॉर्मेट में कहा गया है कि जो ब्लास्फेमी लॉज है ना, वो इंडिविजुअल के राइट को कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, स्पीच हो, बट अगर इसकी ऑब्जेक्टिव देखें तो ये रिजनेबल है। ओके, और वही सोल्यूशन देखें तो ये सोशल है एज पॉलिटिकल। और यहाँ पे आप देखो कि लोगों को एजुकेट करना है, उनको सेंसिटाइज करनी है कि क्या सही में अगल बगल हो रहा है, और टॉलरेंस की जो यहाँ पे बीज है, रिस्पेक्ट जो है सारे रिलीजन के लिए सोसाइटी में, इस चीज़ों को यहाँ पे बोना है। तो ये सारी बातें। अब यहाँ पे आप देखो कि इंडिया में ब्लास्फेमी कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखते हैं एक तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। साथ ही यहाँ पे आप देखो फंडामेंटल राइट भी है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको यहाँ पे देना है। साथ ही जो कम्युनल हार्मनी है उसको भी मेंटेन करना है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो डिस्ट्रस्ट है उसकी बीज को बोना है। तो ये डिस्ट्रस्ट वगैरह जो है, इस तरीके से आप देखो कि लोग जो है रिलीजियस को लेकर काफ़ी भड़काते भी हैं, और मोबो क्रैबी जो है उसको प्रेजेंट यहाँ पे आपका प्रिवेंट भी करना है। तो सैक्रिलेज इंसिडेंट होता है, यानी कि यहाँ पे धार्मिक जगहों पर, स्थल पर ये मिसयूज़ वगैरह होता है, तो उसको भी रोकना है, और लॉ एंड ऑर्डर को राज्यों में मेंटेन करना है, क्योंकि आप हर दिन देखते हो कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, तो ये यहाँ पे बातें की जा रही है। अब आते हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यहाँ पे जो बजटिंग है उसको कंट्रोल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे करेंगे, जैसे सब ऑर्डिनेट कोड्स वगैरह बनानी है, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये बॉडी का और यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। अब इस बॉडी के क्या फीचर्स हैं, एक्चुअली इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा वो भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मॉडल पे,
और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल एजेंसीज़ जो है वो यहाँ पे काम करेंगे हर राज्यों के साथ, जिनमें अपना खुद का स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अथॉरिटी होगा। नालसा के द्वारा आप देखो कि ये क्या है, तो ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन के पीपल है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा जो है जाते होता है, उनके अधिकारों को इंक्रोच किया जाता है, तो एटलीस्ट वैसे लोग जो है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट वो नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि फ्री तरीके का कानूनी तौर पे जो सेवा है वो यहाँ पे देना है वीकर सेक्शन को। तो नालसा ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो पैट्रन इन चीफ होंगे यहाँ पे नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत रखा जाएगा। और नालसा किसके तहत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत है। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेशनल जुडिशियल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत कम कोर्ट के जज है जो कि यहाँ पे मेंबर होंगे, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होंगे। अब हमारे देश में क्या हालचाल है, कैसा हमारे यहाँ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देखो कि फिजिकल प्रीमिसेस अगर आप देखना चाहो तो कोर्ट है हमारे यहाँ, ट्रिब्यूनल है, लॉयर्स की चैम्बर वगैरह होती है। यहाँ पर डिजिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि आप देखो कि सारे रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे जो जस्टिस है उसको टाइमली डिस्पेंसेशन किया जाए, यानी कि सही टाइम पे जो है जो भी यहाँ पे केसेस है उसको जो है यहाँ पे देखा जाए, सुना जाए और उसमें फाइनल जजमेंट दिया जाए। इफ़िशियंट अगर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इक्वल और फ्री एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का, हर किसी को यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो कि फ्री हो, यानी कि जस्टिस अगर यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, लोगों को तक पहुँचाना है, तो वो फ्री होना चाहिए। आज के डेट में क्या है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने का वो जुडिशरी के साथ है, और साथ ही साथ कुछ जो है जुडिशरी के लिए वो आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यानी कि अगर कुछ भी यहाँ पे आपको डेवलप करना है, ट्रिब्यूनल बनानी है, कोर्ट बनानी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो राज्य सरकार यहाँ पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेज वगैरह देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते, और काम जो करना है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। अब क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों हम लोग आज के डेट में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो पुअर स्टेट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, टोटल जितने सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जुडिशियल ऑफिसर्स का हमारे कंट्री में, तो ये 24,280 है, बट नंबर ऑफ कोर्ट कितने हैं, तो ये मात्र 20,000 है। तो 24,000 हमारे यहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स है, लेकिन उस तरीके का कोर्ट में जगह नहीं है, हॉल नहीं है। 26% जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है उसमें कोई सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट ही नहीं है, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। ओनली 32% जो कोर्ट रूम है उसमें आपका रिकॉर्ड रूम अलग से, और सिर्फ 51% ऐसा कोर्ट है जिसमें कि एक लाइब्रेरी है। तो ये भी काफ़ी अजीब प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जा रहा है कि जितना भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोडक्टिविटी आपको जस्टिस डिलीवरी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में और क्वालिटी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक यहाँ पे आपका प्री रिक्वेस्ट है किसके लिए, तो कोर्ट में कौन होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो कि अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये कहा गया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एडिक्वेसी है ये प्री कंडीशन है, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे डिले कम हो जाएगा, बैकलॉग केसेस के कम हो जाएंगे। साथ ही जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है सरकार की, आप देखो आज की डेट में जो कोर्ट केसेस देखी जाती है वो सब अब ऑनलाइन हो रही है। तो जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक है और इसमें जो है काफ़ी कोर्ट जो है वो डिजिटल मोड में शिफ्ट हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इस तरीके का एक हॉल बनाया जाए जहाँ पे आपका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आज के डेट में आप देखो कि 73% ऐसे कोर्ट रूम है जिसमें कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे काम ही नहीं हो पाता। ये लोग वेट करते हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब कोर्ट ओपन होगा, फिर काम होगा। अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखो डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस जो व्हीकल है और कुछ बॉडी है उसके यहाँ पे कमी के कारण क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कमी है, जिससे कि पर्पस है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, बट कोई चाहता नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सबको चाहिए, बट कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई तो अकाउंटेबल हो, ऐसा नहीं है। मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, जिनको जो कि आप देखो कि ट्रायल कोर्ट को वो हेड करते हैं, तो उनका शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट होता है और फिर ट्रांसफरेबल जॉब भी है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, कुछ स्टेट जो है अपने कुछ फंड के पार्ट को वो ट्रांसफ़र करते हैं नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए भी। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट और जो मेंटेनेंस है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो स्टिल आप देखो कि एडहॉक बेसिस पे होता है, यानी कि जब करना है तभी होता है। अदर रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें कि क्या क्या करने की ज़रूरत है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में,
तो सबसे पहले हमें बजटरी एलोकेशन यहाँ पे जुडिशियल ब्रांच पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग रिसेंटली यहाँ पे जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से देखें, जो कि 2011-12 से लेकर 15-16 के बीच में, तो इंडिया का जो एनुअल एवरेज स्पेंडिंग है, यानी कि एक साल में जितनी खर्च होती है जुडिशरी में, वो जीडीपी का मात्र 0.08% है। तो ये बहुत पुअर है, इसलिए हम लोग को बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे डेलीगेटिंग भी करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। आज के डेट में अगर देखें तो रिस्पेक्टिव जो रजिस्टर है कोर्ट का, वो मोस्टली यहाँ पे आपका जो काम किया गया है वो जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के साथ किया गया है। कुछ कंट्रीज़ में देखें जैसे यूके, यूएस और कनाडा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कोर्ट का है, ट्रिब्यूनल का है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इसको एक अलग तरीके से प्रोफेशनल एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। साथ ही बैरियर फ्री एक्सेस यहाँ पे इंश्योर करना है। तो देखिए, कोर्ट एक ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ पे सारे लोग पहुँच सके, जिनको देखने में प्रॉब्लम है और जो अलग तरीके से ब्रेलाइन नोटिस देनी है, तो ये सब काम कर सके। साथ ही एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये सब काम करना ज़रूरी है। साथ ही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है जुडिशरी में, इसको भी इम्प्रूव करना है। जैसे कोलिजियम सिस्टम है, जिससे कि आप देखो कि अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो भी हायर जुडिशरी की, तो यहाँ पे जो डिले होता है ना, काफ़ी बार आप देखो कि रिक्रूटमेंट में काफ़ी डिले हो जाती है, देरी हो जाती है, तो इस चीज़ को कम करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे कि आप देखो आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करना है, जितने भी केस मैनेजमेंट करनी है, ई लाइब्रेरी ऑफ केसेस है, तो ये सब आज के डेट में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है हाई कोर्ट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बेंचेस है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अब आपको ये बताना है कि किनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट में ही बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट और भी जगह हो सकते हैं। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, तो कहाँ कहाँ हमारे कंट्री में जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रपोज करने की बात की गई थी कि हाँ, बेंचेस अलग अलग और भी होनी चाहिए। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि हमें स्टेट ऑफ आर्ट जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो जस्टिस है वो डिलीवर कर सके। ठीक है, तो जस्टिस तो डिलीवर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ऑन टाइम। तो देखते हैं कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी क्रिएट होती है कि नहीं। अब यहाँ पे CSS देख लेते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना है कि कोर्ट बिल्डिंग वगैरह बनानी है, रेसिडेंशियल क्वार्टर होनी चाहिए, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इनके द्वारा भी एक्सटेंड किया गया है स्कीम कि 2021 से लेकर यहाँ पे आपका 2026 तक ये स्कीम रहेगा, जिसमें कि जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो कर सकेंगे। असिस्टेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है इस स्कीम के तहत, जिसमें कि फ़ंड जो है वो ग्राम न्यायालय स्कीम के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म्स है। उसके बाद ग्राम न्यायालय की बात करें या विलेज कोर्ट की बात करें तो वो भी इस्टेब्लिश किया गया है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत, जो कि स्पीडी और इजी एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि सही तरीके से और जल्दी जल्दी जुडिशियल सिस्टम का यहाँ पे ग्रामीण एरिया में जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बातें हो गई। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म है, तो ये 2011 में सेटअप किया गया था, जिससे कि जो जस्टिस की एक्सेस है वो बढ़ सके, यानी कि यहाँ पे जो डिले होती है, आप देखते हो तारीख पे तारीख, तो वो काम नहीं होना चाहिए और सिस्टम जो है वो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो। अदर स्टेप्स भी यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया गया कि कैसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं। तो आप देखो कि ई कोर्ट मिशन लाया गया कि अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन मोड में लेकर आना है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को। फिर स्कीम है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनानी है और ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डेटा प्रिपेयर्डनेस को एक्सेस कर पाए। तो ये सब भी यहाँ पे स्टेप्स लिया जा रहा है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। तो पहली बात यहाँ पे कही जा रही है कि 75 ईयर्स है हिस्टोरिक फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में बैठी थी, वो भी 1946 के 9 दिसंबर में। तो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 का, जिसमें कि 3 लोग थे। एक तो है फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, सर यहाँ पे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। ये असेंबली को रिकॉग्नाइज़ किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें मेंबर थे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे उनको चूज़ किया गया था, और साथ ही साथ अरेंजमेंट जो था वो यहाँ पे 292 मेंबर्स थे जो कि इलेक्ट होकर आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के थ्रू, और 93 मेंबर्स है जो कि यहाँ पे इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ 4 मेंबर है जो कि यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसी के फलस्वरूप अगर हम लोग देखें तो एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, जो कि माउंटबेटन जो प्लान है 3 जून 1947 का, उसके तहत देखें तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि सेटअप किया गया है पाकिस्तान के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम प्रोविंसेस जो कि यहाँ पे असेंबली के मेंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग जो असेंबली का था वो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके लिए आप देखो 2 साल लग गए, 11 मंथ्स लग गए और 17 डेज़ लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। हमारे जो स्वतंत्र भारत है उनके लिए जो संविधान बनाया गया, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल लगे, 11 मंथ्स लगे और 17 डेज़ लगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स लिया जा रहा है जो कि आंध्र प्रदेश को देने की बात की जा रही है। कई सालों से डिमांड है आंध्र प्रदेश का कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो जैसे कि आप देखो ऑब्लिगेशन है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का, तो जो फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन थी अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, तो स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स जो है वो यहाँ पे देने की बात की गई है। अब ये आपका जो है स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स में क्या है, तो एक रिपेमेंट क्या करने की बात की जाती है कि जो लोन है उसको रिपेमेंट करने का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट को, और साइन और डिस्पर्स्ड किया जाएगा 15-16 के बीच में। तो इसको यहाँ पे आपका बढ़ाया गया है 2019-20 तक। तो ये जो आपका स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये आपका दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की बात आप समझो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1969 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और ये चीज़ें कहा गया कि स्पेशल कैटेगरी है, हर एक राज्य हमारे भारत में एक जैसे नहीं है। कुछ राज्य है जो कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, यानी कि हिली रीजन में है। कुछ राज्य आप देखो जो उत्तराखंड है आपका, साथ ही यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो उनको एक स्पेशल यहाँ पे प्रोविज़न देना। स्ट्रैटेजिक जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे आप देखते हो कि अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तो ये सारे ये सारे राज्यों में काफ़ी परेशानी होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, और कुछ नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस है। तो इन सब का यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारे इस तरीके के अगर प्रोविज़न में है तो उन सारे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत रखा जाएगा। हालांकि 14 जो फाइनेंस कमीशन थे उनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और 3 हिली स्टेट को ही देना है, उसके अलावा किसी को नहीं देना है। अब आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ आता है, तो वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसको परमिशन नहीं दी गई है। स्पेशल स्टेटस अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 90% जो स्टेट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बियर करना पड़ता है। आप देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि आपका यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाता है सेंटर के द्वारा, और जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% फंड देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट 14% फंड देते हैं। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% फंड देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट को 10% ही फंड यहाँ पे खर्च करनी पड़ती है। इट मीन्स कि पूरा का पूरा भार किसके ऊपर आ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे राज्य जो डिमांड करते हैं, इवन बिहार भी डिमांड कर रहा है, बट यहाँ पे सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए परचेज है, ट्रांसफ़र है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय OCI, तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जो कि RBI के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया कि उनको ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह है, अगर उसको वो परचेज़ करे या ट्रांसफ़र कर रहे इंडिया में, और अदर देन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, तो ये 3 के अलावा अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनके लिए परमिशन या पहले से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन जो आएगा वो RBI के साथ है, जो कि बहुत सारे क्वेरीज आपको देखने को मिलेगा, और जजमेंट भी यहाँ पे आपका फेरा जो 1973 का एक्ट है उसमें से ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो परचेज़ किया जाता है और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडिया में उसको एक्वायर किया जाता है OCI के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो कि एक कानून लेकर आई थी 1999 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो रेसिडेंशियल कितने नंबर ऑफ रेसिडेंशियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी है जिसको परचेज़ किया जाता है, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, साथ ही आप देखो जो OCI है उनको ये अलाउ ही नहीं किया गया है कि वो खेती करने वाला लैंड फार्म को खरीदे या घर खरीदे या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी को इंडिया में खरीदे। उनको बस इतना ही हक है कि उनके जो खानदानी ज़मीन है और जहाँ पे वो रह रहे हैं उस हिसाब से वो परचेज़ कर सकते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 6 एडिशनल सीट्स को यहाँ पे प्रपोज की है कि 6 और सीट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का होगा और कश्मीर वैली का 1 होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको बनाया गया, और इसी कानून के तहत आप देखो आर्टिकल 370 जो कि एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर प्रपोजल आप देखो तो ये क्लियर्ड है कि टोटल असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू एंड कश्मीर में वो 83 से 90 हो चुका है।
43 जम्मू में था और इससे पहले 37 था, अब 47 कश्मीर में है, इससे पहले 46 है। तो इट मीन्स कि टोटल आप देखो 24 सीट्स जो है वो प्रपोज किया गया है कि पाकिस्तान POK वाला जो रीजन है उसके लिए रिजर्व किया जाएगा। डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन है जिसमें कि किसी भी राज्यों की जो बाउंड्री है उसको फिक्स किया जाता है। क्या बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है वो तो समझ में आएगा, उस बाउंड्री में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स है, उस हिसाब से सीट का एलोकेशन होता है। ये हाई पावर्ड जो बॉडी है जिनको हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं, तो उनके द्वारा असाइन किया जाता है। हमारे संविधान में आप देखो कि आर्टिकल 82 है जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा डीलिमिटेशन कानून को हर एक सेंसस के बाद यहाँ पे इनैक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है अंडर आर्टिकल 82। वहीं अगर आर्टिकल 170 देखें तो स्टेट के द्वारा यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिवाइड किया गया है। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे अब तक आप देखो कि 4 बार इसको बनाया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। तो ये 4 बार इसको बनाया गया है। साथ ही आप देखो कि इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट भी किया गया है और यहाँ पे ऑर्डर भी दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को। साथ ही इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। डीलिमिटेशन कमीशन में जो भी इनके द्वारा प्रपोज किया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, तो इसको कहीं पे भी आप देखो कोर्ट के सामने इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन मेंबर होंगे, ये पॉइंट रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो इस सबको यहाँ पे स्टार मार्क करके ध्यान से पढ़िएगा। 3 यहाँ पे मेंबर्स होंगे, एक तो सर्विंग और रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो इसके चेयरपर्सन बनेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि कंसर्न स्टेट और यूटीज़ के होंगे। ठीक है, फिर आया है 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या है कि हर एक राज्य को यहाँ पे देखा जाता है कि गवर्नेंस किस तरीके से चल रही है। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा ये एक्सरसाइज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को देखें कि वो अपने यहाँ जितनी भी सरकार और जो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई गई है उसको कितना इंटरवीन कर रहे हैं। 10 सेक्टर्स देखा जाता है टोटल, और कुछ राज्य है जैसे कि 4 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ है, फिर अदर स्टेट है जिसको कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। की हाईलाइट यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखो कि 20 स्टेट है जिनके द्वारा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, गवर्नेंस की जो फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं वो इम्प्रूव हुआ है। ग्रुप ए में यहाँ पे गुजरात है जिन्होंने यहाँ पे रैंक लिस्ट में टॉप किया है। मध्य प्रदेश है जो कि ग्रुप बी में टॉप है। यूनियन टेरिटरी में ऑब्वियस है कि न्यू दिल्ली है, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन में हिमाचल प्रदेश है जो कि रैंक में टॉप की है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की जाती है कि इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी है, इन्वायरमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स है। तो ये सब है यहाँ पे इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 120 मेयर्स है, बहुत सारे स्टेट्स है जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका थीम है न्यू अर्बन इंडिया। मेयर्स और चेयरपर्सन की बात करें जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं, तो ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव हेड भी हो सकते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़ के। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो मेयर्स जो है वो यहाँ पे सिटी काउंसिलर के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट होकर भी आते हैं। इशू क्या है, जो ऑफिस है मेयर्स का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म में उनको दिया गया है। टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है, लेकिन अवेलेबल जो है वो सिर्फ यहाँ पे ओनली इन द 5th ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में है। जो बड़े सिटीज़ है उसमें यहाँ पे 5 ईयर्स का टेन्योर दिया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि अभी आप देखो कि इसके तहत मोड ऑफ इलेक्शन और टेन्योर ऑफ मेयर्स को यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कमी है, मेयर्स के द्वारा आप देखो लार्जली जो टिटुलर पोजीशन है उसको यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद अगर मेजर्स देखें तो डायरेक्ट है यहाँ पे अर्बन रेसिडेंट के द्वारा, साथ ही फिक्स टेन्योर है मेयर्स के लिए, तो ये भी बात है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कीप इन माइंड। मध्य प्रदेश के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा 2 राज्यों में, जो कि यहाँ पे 2 जगह पे, जो कि भोपाल और इंदौर में है। तो जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है एक्चुअली ये आपका प्रपोज किया गया है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और जोग्राफिकल एक्सपेंशन होते जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है तो उस जगह पे आपको कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसको देखने को मिलेगा। तो ड्यूल कमांड सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये समझिए।
ड्यूल कमांड सिस्टम में क्या होता है कि एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखो तो वहाँ पे जो सारी चीज़ों को संभालते हैं वो डीएम और एसपी संभालते हैं, ठीक है। इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जिले का। ड्यूल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि एसपी जो है वो यहाँ पे डीएम के साथ काम करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुपरवाइज भी करते हैं। साथ ही डीएम आप देखो कि वो यहाँ पे उनको इतनी पावर है कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, लाइसेंस उनको वो दे सकते हैं। एसपी के पास पावर है कि वो किसी क्राइम को और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि जिससे कि लोअर कंसंट्रेशन हो पावर का और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल भी बनाया जा सके, वो भी डीएम को लेकर। लेकिन जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है, सीपी होती है, ये आप देखो कि जितने भी यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर है उसके हेड होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है कि सिटी में क्या फोर्स होना चाहिए, ये अकाउंटेबल है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये जो ऑफिस है ना, ये मजिस्ट्रियल पावर होती है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे कमिश्नरेट अगर हम लोग पुलिसिंग देखें तो ये आपका डिप्टी जो इंस्पेक्टर जनरल है उस रैंक के होते हैं या फिर इससे ऊपर भी होते हैं। और इनको असिस्ट कौन करते हैं, तो स्पेशल जॉइंट और एडिशनल और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर करते हैं। इस तरीके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे पावर दिया जाता है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 144 जो है वो कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी पावर होता है कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को। और यहाँ पे सपोज किया गया है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग लेना है, जिससे कि बहुत सारे जो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज़ है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सके। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये दोनों की जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि ड्यूल सिस्टम में यहाँ पे एसपी डीएम होते, बट कमिश्नरेट सिस्टम में यहाँ पे आईजी रैंक के पुलिस होते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से राज्यों को चलाते हैं। डिफ़ॉल्ट बिल है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के द्वारा अप्रूव किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो बेल ग्रांट की है, वो भी किसको, तो एक्टिविस्ट जो सुधा भारद्वाज है उनके लिए। तो डिफ़ॉल्ट और जो स्टैट्यूटरी बिल है वो एक राइट है कि बेल का, बिल नहीं ये बेल है, जिसमें कि आप देखो कि जब पुलिस फेल हो जाती है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में और उनको जितना पीरियड दिया गया, जैसे 60 डेज़ का दिया जाता है, 90 डेज़ का दिया जाता है, और इनके बीच में अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते, तब यहाँ पे आप लोग देखो कि एक डिफ़ॉल्ट बेल निकल कर आता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सीआरपीसी में लिखा गया है। बहुत सारे ऑफेंसेस में आप देख सकते हो कि पुलिस के पास 60 डेज़ होते हैं कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे और फाइनल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के पास रखे। कुछ ऐसे भी अपराध है जहाँ पर 90 डेज़ भी होता है, 180 डेज़ भी लिमिट होते हैं। तो ये अपराध जो है आपका हर एक क्राइम में ये डिफ़र भी करता है। तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट बेल है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाए तब उस समय जो यहाँ पे आपका निकल कर आता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन फेल होने के बाद जब कुछ भी नहीं बच जाता है तो वहाँ पे कोई भी बेल नहीं ले सकते, तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये लेसन हो गई। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, लेसन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है। साथ ही अगर आप लोग को डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स की लेसन देखनी है, विजन आइज की मंथली मैगजीन यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और सब्सक्राइब करके। और मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।